So hello everyone, I am Vasu and today we will be discussing about the adult health nursing subject. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अडल्ट हेल्थ नर्सिंग को इजीली कैसे कवर कर सकते हो, कैसे आपको पढ़ना है और सिलेबस को कैसे कवर करना होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट कमिंग टू द बुक्स फॉर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग. सबसे अच्छी पब्लिकेशन आपकी होती है जेपी पब्लिकेशन एमजे कुमारी. इसमें आपको सारा कंटेंट सही से मिल जाएगा विद पैथोफिजियोलॉजी. इसमें इंक्लूडेड रहती है पैथोफिजियोलॉजी प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स क्लासिफिकेशंस वो भी इजीली मेथड में दिए होते हैं. दूसरी आपकी ठाकुर पब्लिकेशन के बुक्स आती हैं. ये भी ठीक होती है लेकिन इनमें पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती, इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं होती और एग्ज़ाम में पैथोफिजियोलॉजी आता ही आता है. नाउ कमिंग टू हाउ टू स्टडी. हाउ वी शुड स्टडी फॉर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग. सो फर्स्ट यू शुड डू द बुक रीडिंग. आप कोई भी बुक ले रहे हो, आप एमजे ले रहे हो, ठाकुर ले रहे हो, सीबीएस ले रहे हो, कोई भी बुक ले रहे हो, आपको सबसे पहले उसकी बुक रीडिंग लगानी है. उसके बाद बुक रीडिंग के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स लिखना है. अब हैंड रिटन नोट्स कोई भी हो सकते हैं, या तो आपके लॉन्ग नोट्स हो सकते हैं या तो शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं. मतलब लॉन्ग नोट्स वो नोट्स जैसे आप किसी डिसीज़ कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हो. फॉर एग्जांपल सीओपीडी आपने पढ़ा तो लॉन्ग नोट्स में क्या हुआ, उसी चीज़ को आपने 4 से 5 पेजेस में लिखा, उसकी डिटेल पैथोफिजियोलॉजी, सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ये हो गए लॉन्ग नोट्स. शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, किसी भी टॉपिक को उठाया 1 से 1.5 पेज में लिख के उसको ख़त्म कर दिया, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, फिर सेम चीज़ जब एग्जाम में आई तो उसको एलेबोरेट करके लिख दिया हमने. ये हो गए लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स. जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो लास्ट मोमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम उनको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, ईजिली कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को. उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी शुड बी शॉर्ट एंड इन फ्लो चार्ट. अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अभी स्टार्टिंग फेज होता है, हमें उतना नॉलेज नहीं होती है, तो हम डिटेल पैथोफिजियोलॉजी अच्छी अच्छी बुक्स से ढूंढ ढूंढ के 10-12 लाइन की लिख लेते हैं. बट सेम चीज़ जब एग्ज़ाम आता है तो हम उनको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, और रिवाइज़ भी कर लेते तो हमें याद नहीं रहती हैं. तो हमें क्या करना है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे पढ़नी है, आप कोई दूसरा सोर्स लीजिए. अगर आपकी बुक में पैथोफिजियोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप कोई दूसरा सोर्स प्रेफर करिए, ऑनलाइन सर्च करिए, चैट जीपीटी पे देखिए. उसके बाद उसी पैथोफिजियोलॉजी को अपनी लैंग्वेज में, आप जब नोट्स बना रहे हो तो आप पैथोफिजियोलॉजी के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, हेडिंग डाल के पैथोफिजियोलॉजी. उसके बाद आप बाद में अलग से बैठिए, हर डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी सर्च करिए और अपने लैंग्वेज में उसको लिखते रहिए, ताकि जब आप बाद में एग्ज़ाम टाइम या किसी टेस्ट के टाइम उसको रिवाइज़ करेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी आपको याद होगी आसानी से, जब वो आपकी खुद की लिखी हुई होगी. प्लस एग्ज़ाम में आपको बुक की, नोट्स की कोई पैथोफिजियोलॉजी याद नहीं आती है तो आप वहाँ पे भी आप खुद से ही बना के लिखते हो. आप कितना भी चीज़ें रट के जाओ, पढ़ के जाओ, एग्ज़ाम में आप खुद की चीज़ें लिख के आते हो. इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी खुद की पैथोफिजियोलॉजी, खुद के मैनिफेस्टेशंस जो भी हैं वो पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी होगा एग्ज़ाम टाइम्स पे. आफ्टर डैट मेक शॉर्ट नोट्स फॉर बेटर रिविजन बिफोर एग्ज़ाम्स. वही चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं हमारे वो बहुत बेटर होते हैं. जैसे एक पेज में एक कंडीशन ख़त्म करी, या एक पेज में 2 अगर डिसीज़ कंडीशन हम ख़त्म करेंगे तो लास्ट टाइम पे रिवीजन भी जल्दी हो जाता है, प्लस इफेक्टिव रिवीजन होता है और चीज़ें याद रहती हैं और हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाते हैं. लर्न द पैटर्न ऑफ आंसरिंग. तो सबसे पहले एचएन को समझने के लिए हमें उसका आंसरिंग पैटर्न समझना पड़ेगा कि उसको कैसे लिख के आना है हमें. तो हम उसी तरह से उसको याद करेंगे, उसी तरह से उसको लिखेंगे तो हम मार्क्स भी अच्छे गेन कर सकते हैं. कैसे लिखना होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन. आपका जो भी डिसीज़ कंडीशन है सबसे पहले उसका 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए कि किस सिस्टम की डिसीज़ कंडीशन है, क्या होता है. ये हो गया इंट्रोडक्शन में. अब डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन में आपको एग्जैक्ट 2-3 डेफिनेशंस आप खुद की भी लिख सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको किसी बुक की रट के जानी है. आप खुद की डेफिनेशंस, आप उस डिसीज़ के बारे में क्या समझते हो, किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, कहाँ होता है, सब कुछ आपको डेफिनेशन में लिखना है. आफ्टर दैट एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स. जो भी कॉजेज़ आपको पता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको बुक के कॉजेज़ नहीं याद आने वाले. आप वही चीज़ याद कर पाओगे जिन्हें आप समझ के पढ़ोगे, अच्छे से याद करोगे, वही याद आने वाला है. तो एटियोलॉजी लिखते हैं. उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी जैसे मैंने आपको कहा, शॉर्ट पैथोफिजियोलॉजी लिखिएगा 5 to 6 लाइन्स में. बाद में आप इसको एलेबोरेट करके लिख दो, वो अच्छी बात है, लेकिन याद करिए कि 4 से 5 लाइन की पैथोफिजियोलॉजी हो, क्योंकि एंड मोमेंट पे आई थिंक 200 डिसीजेस तो होते ही हैं. तो उन सबकी पैथोफिजियोलॉजी याद करना फिर बहुत दिक्कत होता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है. विद डायग्राम इफ़ पॉसिबल. अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप प्लीज़ डायग्राम बनाइए. जैसे सीओपीडी है तो लंग्स का, ब्रोंक्यूल्स का डायग्राम हमने बना दिया. डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। हर चैप्टर के डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। हर चैप्टर के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब के डायग्नोस्टिक टेस्ट सिमिलर होते हैं। बेटर रहेगा कि आप हर चैप्टर के एक कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट का पेज बनाइए और सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट उस पर लिख दीजिए। मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें आपको ड्रग्स लिखने होते हैं कि आप कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हो पेशेंट को, फ्लूड्स, ये सब चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट, जो भी आपके पेशेंट की आप उस डिसीज़ कंडीशन में कौन सी सर्जरी कर सकते हो वो लिखना होता है। लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, डिटेल, सिस्टम वाइज और प्रायोरिटी बेस्ड। अब जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। जो आपके 15 मार्कर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनमें 2 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। दोनों में नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने को, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने को बोलता ही बोलता है। तो इसलिए आपका नर्सिंग मैनेजमेंट और एनसीपी बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे डेफिनेशन आपकी पूछ लेगा 3 मार्क्स में, उसके बाद कुछ आपका पूछ लेगा 4 to 5 मार्क्स में, और लास्ट में आपकी जो डेफिनेशंस होती है उसको 7 to 8 नर्सिंग डायग्नोसिस होता है उसको 7 to 8 मार्क्स में पूछ लेता है। तो इसलिए नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत लिखना, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम स्किप कर देते हैं इसको। लास्ट है एनसीपी। अब एनसीपी ज़रूरी नहीं है आपको डिटेल्ड वाली बनाओ जिसमें आप असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रेशनल एवेल्युएशन, वो सारी चीज़ें लिखते हो। वो वाली ज़रूरी नहीं है आपको बनाना। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पहले अपना नर्सिंग डायग्नोसिस लिखिए, नर्सिंग डायग्नोसिस के नीचे अपना गोल लिखिए, उसके बाद टैबुलर फॉर्म में एक साइड उसका इंटरवेंशन और एक साइड उसका रैशनल है। इतना लिखना काफ़ी होगा। आप इतना लिख के आ जाएंगे, आपको एनसीपी में मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स हमारे पास पेशेंट तो होते नहीं जो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे या इवेलुएट कर पाओगे पेशेंट का क्या हुआ, या आप असेसमेंट कर पाओगे कि पेशेंट ने सब्जेक्टिव डाटा क्या दिया। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप सिर्फ इंटरवेंशन और रैशनली लिख के आइए। उसके बाद है प्रो टिप फॉर बैक बेंचर्स। सो ये उनके लिए, इफ़ यू आर नॉट समवन हु स्टडीज इन स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर, आप अगर बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हो या लेट स्टार्ट करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही है। मैंने खुद भी देखा है लोगों को करते हुए और इफेक्टिव है। तो इसमें क्या करना है आपको, कॉमन इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिसीजेस चैप्टर वाइज। फॉर एग्जांपल आपने 3rd सेम में कोई चैप्टर उठाया जीआई का या रेस्पिरेटरी का, तो हर चैप्टर को अलग अलग क्लासीफाई किया। अब क्या किया, जितनी भी कॉमन इन्फॉर्मेशन है उस चैप्टर की वो हमने अलग लिख लिया। जैसे इटियोलॉजी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल जीआई की इटियोलॉजी हमें क्या क्या लगता है कि जीआई किन किन चीज़ों से कॉज होती हैं जीआई प्रॉब्लम्स, एक पेज पे उन सबको एक साथ लिख लिया कि इटियोलॉजी है ये सारी जीआई की हैं। अगर जीआई का क्वेश्चन है तो मैं ये सारी लिख के आऊँगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, उसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमें एक साथ एक जगह पे लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, उसका लिखना है। हर चैप्टर की कॉमन इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन सब लिखना है। डेफिनेशन तो हर डिसीज़ की अलग होती है, लेकिन जो सिस्टम्स होते हैं उनकी कॉजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर आप कॉमन चीज़ें भी पढ़ के जाओगे तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव रहता है, अगर आपको अच्छे से याद रहता है। प्लस कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट चैप्टर वाइज, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ये आप किसी भी तरह से पढ़ते हो, स्टार्टिंग से पढ़ते हो, बाद में पढ़ते हो, लॉन्ग नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ये आपको करना ही करना है कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट चैप्टर वाइज। इसमें क्या होगा, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जब वो चैप्टर एंड हो रहा हो तो लास्ट में हेडिंग डालिए नर्सिंग डायग्नोसिस और 5 से 6 नर्सिंग डायग्नोसिस उस चैप्टर से रिलेटेड लिख दीजिए। ये आपको हर चैप्टर में करना है। जब वो चैप्टर ख़त्म हो आप उसके 4 से 5 नर्सिंग डायग्नोसिस। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा कि इस डिसीज़ के लिए कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखूँ, कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस बेटर रहेगी, इसलिए। उसके बाद है प्रैक्टिस डायग्राम्स एंड मेक निमोनिक्स। जो भी आपके सिस्टम से रिलेटेड और जो डिसीज़ कंडीशन है उससे रिलेटेड डायग्राम सब ज़रूर प्रैक्टिस करिए, इफेक्टिव रहता है, पेज भी भर जाता है। निमोनिक्स, मेक निमोनिक्स। निमोनिक्स बहुत इजी रहता है कोई भी इटियोलॉजी या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद करने के लिए, तो निमोनिक्स बना के पढ़ेंगे बहुत अच्छा रहता है। लास्ट से सर्च एंड प्रैक्टिस PYQs। अब ये किस लिए, क्योंकि जो ABVMU होता है वो अपने पिछले पेपर्स को रिपीट करता ही करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लास्ट ईयर AHN का एग्ज़ाम लिया था 3rd सेम का, उसमें क्या था, हमने कार्डियोवैस्कुलर की, इंटीग्यूमेंट्री की, रेस्पिरेटरी, GI,
A to Z सारे डिसीजेस को अच्छे से रट रट के गए थे। लास्ट में एग्जाम में जब गए तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन था हाइपरटेंशन और दूसरा क्वेश्चन था डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये होता है ABVMU के क्वेश्चंस का लेवल। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बस आप अपने PYQ अच्छे से करिए और जो भी आपकी डिसीज़ कंडीशन है उनके बारे में अच्छे से पढ़िए, आपका AHN सिलेबस हो जाएगा आसानी से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।